ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के कुछ वर्षों बाद की है, जब जापान बाहर से शांत दिखता था लेकिन भीतर से अभी भी जख्मी था। ये कहानी 1947 के आसपास की है, एक ऐसे पहाड़ी गांव की जहां युद्ध में मरे लोगों की आत्माएं अपने अधूरे दर्द और यादों के साथ भटक रही थी। ये सिर्फ नए भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि उन इंसानों की कहानी है जिनके दिलों में युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद जब टोक्यो की सड़कों पर नए पोस्टर लगे और रेडियो पर शांति की बातें होने लगी, तब भी मैं हर रात बम गिरने की आवाज सुनकर जाग जाता था। मेरा नाम केंजी था और मैं 19 साल का था जब मां मुझे शहर से दूर हिगुराशिमुरा नाम के पहाड़ी गांव में ले आई, क्योंकि पिता युद्ध से कभी लौटे नहीं और मां की आंखों में अब शहर का शोर सहने की ताकत नहीं बची थी। गांव में घुसते ही ऐसा लगता था जैसे हवा भी थकी हुई हो। लकड़ी के घर झुके हुए थे, जैसे लगातार माफी मांग रहे हों। लोग कम बोलते थे और जब बोलते भी थे तो उनके शब्दों में जान नहीं होती थी, सिर्फ आदत बची थी। हमारा घर एक पुराने रास्ते के पास था जो सीधे जंगल में खो जाता था, और उस जंगल के बीचों बीच एक जला हुआ शिंतो मंदिर खड़ा था, जिसे देखकर मां का चेहरा हर बार पीला पड़ जाता था। पहली ही रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि छत के ऊपर कोई नंगे पैरों से चल रहा था। कदमों की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन इतनी साफ कि दिल के अंदर उतर जाए। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस चांदनी में हिलते पेड़ और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली राख और पुराने खून की मिली जुली बदबू। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने मुझे बताया कि युद्ध के आखिरी दिनों में उस मंदिर में घायल सैनिकों को छिपाया गया था, और जब अमेरिकी बमबारी हुई तो मंदिर जल गया और बहुत से लोग भीतर ही जिंदा जल गए। उनके शव कभी पूरे नहीं मिले, सिर्फ दीवारों पर हाथों के निशान रह गए, जैसे वे आखिरी सांस में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। रातें बीतने लगीं और मां के सपने अजीब होने लगे। वह नींद में उठकर बैठ जाती और किसी अदृश्य आदमी से बातें करती। वह बार बार एक ही नाम लेती, आकीरा, मुझे माफ कर दो। जबकि मैं जानता था कि हमारे परिवार में उस नाम का कोई नहीं था। एक रात मैंने देखा कि मां नींद में घर से बाहर निकल रही है। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैं पीछे पीछे गया और देखा वह जंगल की ओर बढ़ रही है, उस जले मंदिर की तरफ। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे किसी अनदेखी भीड़ में फुसफुसाहट हो रही हो। मंदिर पहुंचते ही मां जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी मैंने पहली बार उन्हें देखा। वे इंसान जैसे थे, लेकिन उनके चेहरे अधूरे थे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का जबड़ा पिघला हुआ था। उनकी वर्दियां जली हुई थीं और शरीर से धुआं उठ रहा था। वे मेरे चारों ओर खड़े थे, लेकिन कोई हमला नहीं कर रहा था, बस देख रहे थे, जैसे इंतजार में हों। उनमें से एक ने मां की ओर इशारा किया और उस पल मां ने सच्चाई बताई कि युद्ध के दौरान पिता और वह उसी मंदिर में शरण लिए हुए थे। लेकिन जब बम गिरे तो पिता ने बाहर भागने की कोशिश की और मां ने डर के मारे मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। पिता बाहर ही जल गया और भीतर मौजूद घायल सैनिक भी। मां उस दिन से जिंदा थी, लेकिन इंसान नहीं रही थी। वह हर दिन माफी मांगती रही, लेकिन कभी लौटकर उस जगह नहीं गई। उस रात आत्माओं ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मां को अपने बीच खींच लिया, और जैसे ही पहला सूरज निकला, मंदिर की राख हवा में उड़ गई और मां भी उसके साथ। अगले दिन गांव के लोग आए और बोले कि अब आत्माएं शांत हो गई हैं, लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई यह नहीं थी। कुछ आत्माएं शांत नहीं होती, वे बस अगली पीढ़ी के भीतर बस जाती हैं। आज इतने साल बाद भी जब मैं अकेले में बैठता हूं और हवा अचानक भारी हो जाती है, मुझे छत पर वही कदमों की आवाज सुनाई देती है और किसी की जली हुई सांस मेरे कान में फुसफुसाती है। युद्ध कभी खत्म नहीं होता, वह बस यादों में जिंदा रहता है। मैं यह सब आज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, और शायद यह आखिरी बार है जब मेरे विचार इतने साफ हैं कि शब्दों में ढल सकें। उस दोपहर को याद करता हूं तो आज भी लगता है कि गलती उसी पल शुरू हो गई थी जब मैंने ज्यादा ध्यान से देखने का फैसला किया।
हम गांव के बाहर खेतों के पास खड़े थे। धूप तेज थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अजीब बात यह थी कि सब कुछ बहुत शांत था। इतनी शांति कि कानों में हल्की सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। तभी मेरी नजर बहुत दूर एक सफेद सी चीज पर पड़ी। पहले लगा जैसे कोई कपड़ा होगा या प्लास्टिक की शीट, लेकिन वह हवा के बिना भी हिल रही थी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कोई चीज अपने आप को मरोड़ रही हो। मैंने पल भर के लिए नजर हटाई और फिर देखी। वह अब भी वहीं थी, उसी तरह। और न जाने क्यों उस पल मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। ऐसा लगा जैसे दिमाग चेतावनी दे रहा हो कि बस यहीं रुक जाओ। पर इंसान हूं, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी जिज्ञासा। मैंने और ध्यान से देखा। आकृति बहुत लंबी थी, अस्वाभाविक रूप से पतली। न हाथ साफ दिखते थे न पैर, बस एक इंसानी खाका जो सही तरीके से बना ही नहीं था। और वह लगातार कुने कुने की तरह हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे एक ही हरकत में फंसा दिया हो। उस समय मुझे दादी की बात याद आई थी, जो कभी कहा करती थी कि कुछ चीजें जितनी दूर से दिखें उतना ही अच्छा है, पास जाओगे तो दिमाग साथ नहीं देगा। तब मैंने उस बात को बूढ़ों का डर समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब समझ आता है कि कुछ चेतावनियां अनुभव से आती हैं। मेरे दोस्त ने मजाक में फोन से झूम किया, और जैसे ही स्क्रीन पर वह आकृति थोड़ी साफ हुई, उसने अचानक फोन गिरा दिया। उसकी हंसी एकदम रुक गई। चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच लिया हो। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन शब्द निकल ही नहीं रहे थे। बस सांसें तेज, आंखें खाली। और उस पल मुझे पहली बार सच में डर लगा, क्योंकि वह डर किसी भूत का नहीं था। वह डर था किसी ऐसी चीज का जिसे हमारा दिमाग समझ ही नहीं सकता। उस रात वह दोस्त बिस्तर पर बैठकर दीवार घूरता रहा, बार बार बुदबुदाता रहा कि वह मुड़ रही थी, वह गलत थी। 2 दिन बाद उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। कोई कारण नहीं, कोई नोट नहीं, बस एक टूटा हुआ इंसान। उसके बाद मैंने तय कर लिया था कि उस तरफ दोबारा नहीं देखूंगा। लेकिन दिमाग धोखेबाज होता है, वह डर को भी सवाल बना देता है। रातों को वही सफेद आकृति सपनों में आने लगी, कभी खेतों में, कभी मेरे कमरे के कोने में, हमेशा दूर, हमेशा मरोड़ खाती हुई। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह कभी पास नहीं आती थी, जैसे जानती हो कि अगर मैं उसे साफ देख लूं तो काम पूरा हो जाएगा। एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा, और मुझे लगा कि मेरी आंखें भी उसी तरह देर तक टिकने लगी हैं, बिना पलक झपकाए, जैसे मेरा दिमाग अब वही हरकत सीख रहा हो। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैंने दोबारा खेतों की ओर देखा, बस एक झलक के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए कि शायद अब वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन वह थी, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा गलत। और जैसे ही मैंने उसे समझने की कोशिश की, मेरे सिर के अंदर कुछ टूट सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिमाग को अंदर से मोड़ दिया हो। विचार बिखर गए, समय रुक गया, और उसी पल मुझे समझ आया कि कुने कुने कोई प्राणी नहीं है, न आत्मा, न राक्षस। वह एक सीमा है, उस जगह की सीमा जहां इंसानी समझ खत्म हो जाती है। और जो भी उस सीमा को पार करने की कोशिश करता है, वह इंसान रह ही नहीं पाता। अब जब मैं ये लिख रहा हूं, तो मुझे बार बार लगता है कि कमरे के किसी कोने में कुछ हल्का सा हिल रहा है। मैं देख नहीं रहा हूं, देखना नहीं चाहता, लेकिन डर इस बात का है कि शायद अब देर हो चुकी है, क्योंकि कुने कुने को देखने के बाद असली समस्या ये नहीं रहती कि वह तुम्हें देख रही है। असली समस्या ये होती है कि तुम्हारा दिमाग उसे भूल नहीं पाता। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता, जब गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में हम 4 दोस्त, मैं, रवि, सौरभ और निखिल, गांव के बाहर फैले अनंत धान के खेतों के किनारे खड़े थे। हवा स्थिर थी, आसमान बेरहमी से नीला, और चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी सबसे पहले रवि ने उंगली उठाकर दूर क्षितिज की ओर इशारा किया और कहा कि क्या तुम्हें वहां कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिख रहा है? हमने आंखें मिचमिचाईं। शुरुआत में लगा जैसे कोई कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा हो, या खेतों में लगा कोई डरावना पुतला हो। लेकिन वहां हवा तो थी ही नहीं। फिर भी वह सफेद आकृति लगातार टेढ़ी मेढ़ी, अस्वाभाविक ढंग से मरोड़ खा रही थी।
जैसे किसी ने इंसानी आकृति को कागज की तरह मोड़ दिया हो और वह लगातार खुद को तोड़ने मरोड़ने में लगी हो। गांव के बुजुर्गों की बातें मुझे याद आईं कि धूप में दिखने वाली कुछ चीजें रात से ज्यादा खतरनाक होती हैं। पर जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। सौरभ हंसते हुए बोला कि शायद कोई प्लास्टिक की शीट होगी। निखिल ने अपने फोन से झूम करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की तरह ही कैमरा भी धुंधला पड़ गया। सफेद आकृति और भी पतली लगने लगी, जैसे उसकी कोई निश्चित चौड़ाई ही ना हो, केवल एक लंबी हड्डियों सी रेखा जो इंसानी समझ से बाहर हरकतें कर रही हो। तभी मुझे अचानक दादी की फुसफुसाती आवाज याद आई, कुने कुने को दूर से देखो, पास मत जाना, साफ मत देखना। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने दोस्तों को रोका, लेकिन रवि ने बाइनाकुलर निकाल लिया जो वह पक्षी देखने के लिए साथ लाया करता था। जैसे ही उसने आंखों से लगाया, उसकी हंसी अचानक गले में अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे और बाइनाकुलर उसके हाथ से गिर पड़ा। वह बस एक ही शब्द बुदबुदाने लगा, नहीं नहीं नहीं, मानो उसकी जबान किसी अदृश्य चीज से जकड़ ली गई हो। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे भीतर से कोई स्विच ऑफ हो गया हो। उसी पल मुझे लगा कि खेतों के उस पार वह सफेद आकृति अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मरोड़ खा रही है, जैसे हमारी तरफ देख रही हो। हालांकि उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता था। उस दिन हम किसी तरह रवि को घर तक लाए, पर रात होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह दीवारों से सिर टकराने लगा, अजीब आवाजें निकालने लगा, कभी हंसता तो कभी रोता। डॉक्टर ने कहा मानसिक आघात है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह किसी साधारण सदमे का नहीं था। अगले दिन सौरभ ने जिद की कि हमें सच जानना चाहिए कि आखिर वह चीज है क्या। मैं मना करता रहा, पर भीतर कहीं वही निषिद्ध जिज्ञासा मुझे भी खींच रही थी। दोपहर फिर वहीं थी, वही खेत, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार सफेद आकृति पहले से पास लग रही थी, या शायद हमारी नजरें अब उसके अभ्यस्त हो चुकी थीं। निखिल ने कहा कि वह अब इंसान जैसी लग रही है, बहुत लंबी, बेहद पतली, बिना किसी स्पष्ट अंगों के, बस एक लगातार हिलता डुलता आकार। तभी सौरभ ने कैमरा उठाया और झूम किया, और जैसे ही स्क्रीन पर वह आकृति थोड़ी साफ हुई, सौरभ चीख पड़ा। इतनी भयानक चीख कि मेरी आत्मा कांप उठी। कैमरा जमीन पर गिरा और उसकी स्क्रीन टूटते टूटते भी मुझे एक झलक दिखी। वहां कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं, फिर भी ऐसा लगा जैसे कुछ मुझे सीधे देख रहा हो, जैसे मेरी खोपड़ी के भीतर झांक रहा हो। उस रात सौरभ ने आत्महत्या कर ली। कोई सुसाइड नोट नहीं, केवल दीवार पर नाखूनों से खरोंचा गया एक ही शब्द, कूने। निखिल अगले कुछ दिनों तक चुप रहा, फिर अचानक गायब हो गया। बाद में उसकी लाश नदी के किनारे मिली, आंखें फटी हुई, मुंह अजीब सी मुस्कान में जकड़ा हुआ। गांव में डर फैल गया, लोग खेतों की ओर देखना भी छोड़ने लगे। पर मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। सपनों में वही सफेद आकृति आती, मेरे कमरे के कोनों में मरोड़ खाती, मेरी सोच को मोड़ती। मैं जागता तो भी उसे महसूस करता, जैसे वह अब दूर नहीं बल्कि मेरे भीतर हो। एक दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया, अकेले खेतों की ओर चला गया। धूप तेज थी, सिर चकरा रहा था, और वह वहां थी, खुने खुने, अब इतनी पास कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। पर मन ने आदेश नहीं माना, और जैसे ही मैंने उसे समझने की कोशिश की, मेरे दिमाग में कुछ टूट गया, शब्द बिखर गए, तर्क मर गया। अब मैं यह कहानी लिख रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुई और कब खत्म होगी, क्योंकि कोने कोने को पूरी तरह देख लेने के बाद समय, पहचान और इंसान होना सब एक ही मरोड़ में बदल जाते हैं।